We are still in the introductory lectures. So we are trying to build our foundation about gender studies as a subject. So whenever we talk about relations of different genders in our society, or we talk about the plight of women, so first we need to understand what has been the attitude of societies, different societies towards gender. So अभी भी पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ एनालिसिस है वो ये है कि अगर हम डाउन टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री देखें तो जेंडर के साथ क्या सलूक होता रहा है. So this is some sort of comparative analysis in which we'll be trying to explore attitude or behavior of different societies towards gender. तो उसमें अब हमारे पास जो कदीम तरीन डाटा मौजूद है एक्सप्लोरेशन से. ऑब्वियसली जब आप बहुत पुरानी सोसाइटीज की बात करते हैं तो एक्सप्लोरेशन ही आपका सोर्स है. तो आफ्टर वेरियस सोर्सेज, रिकॉर्डेड सोर्सेज और एक्सप्लोर्ड सोर्सेज जब आप देखते हैं तो, और ये जो खुदाई है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ह्यूमन नॉलेज का. ये आप जितनी भी सिविलाइजेशंस दरियाफ्त हुई हैं दे वर रिजल्ट ऑफ एक्सकेवेशन. सो आफ्टर रिसर्च हमें जो कुछ सबूत मिले हैं, हम वी कैन गो टू द न्योलिथिक एज. ये मैं आपसे सेशन के एंड पे आपसे मैं कुछ हैंडआउट्स भी शेयर करूंगा, लेकिन वो हैं इतने ज्यादा शार्ट कि वो बस पॉइंट्स की फॉर्म में हैं जो आप इस टाइम तो कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन. मैं जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है, लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे, तो आफ्टर दैट आई विल शेयर दोज हैंडआउट्स विद यू. फिर आप लोग रिलेट भी कर सकेंगे क्योंकि जो उसमें जो बातें करनी है वो आपने लिखी हुई होंगी. टॉपिक आज का यही है हमारा कि जेंडर डाउन टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ जेंडर रिलेशंस. मर्द और औरत का ताल्लुक डिफरेंट सिविलाइजेशंस में कैसा रहा है. दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू एनालाइज समथिंग, आप इन फ्यूचर भी जेंडर के मौजू पे बात करें तो एक तो हिस्ट्री आपके लिए एक रिफ्लेक्शन है. हिस्ट्री आपके लिए वो आईना है जो आपको दिखाएगा, गाइड करेगा. दूसरा ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये क्या औरत की पोजीशन हमेशा से ही अंडर प्रिविलेज्ड थी या एक स्पेसिफिक ह्यूमन हिस्ट्री में एक स्पेसिफिक स्टेज आई है जहां पे औरत जो है वो मर्द से अनइक्वल हो गई है और अंडर प्रिविलेज्ड हो गई है और मर्द को, मैन को एक प्रिविलेज्ड जेंडर कंसीडर किया जाने लगा. तो ये एवोल्यूशन हुई कब है. और इससे और भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स निकलते हैं. मतलब ये सब्जेक्ट ऐसे ही इस डिस्कशन से स्टार्ट नहीं हो रहा. इससे और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कुछ असबाक निकलते हैं कि हमें ये जब एवोल्यूशन हुई, जब औरत मर्द की महकूम हो गई या उनको एक लेसर ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया जाने लगा, तो वो कौन से फैक्टर्स थे. वो फैक्टर्स आज भी सोसाइटी में मौजूद हैं और आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जितने आज से हजारों साल पहले वो इम्पॉर्टेंट थे, जिससे औरत सोसाइटी में या रिस्पेक्ट से देखी जाती थी या विद रिस्पेक्ट नहीं देखी जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, it is considered that men are feeding hands of a household. तो घर को जो खाना खिला रहा है उसकी पोजीशन, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है. डिसीजन, और इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग पावर इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन. अब प्रीवियस सोसाइटीज में चूंकि औरत ही मर्द के साथ शिकार कर रही होती थी. सो इफ वी टॉक अबाउट द हंटर गैदरर सोसाइटीज, in those societies the importance of women was not less than men, क्योंकि वो घर का इक्वल फीडिंग पार्ट थी. एंड दिस इज द फैक्ट कि आज की सोसाइटीज में भी जो अर्निंग विमेन है दे कमांड मोर रिस्पेक्ट, they command equal decision making power in a household,
एंड दिस इज द रीजन कि ये आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है कि औरत को पढ़ाना चाहिए. इफ दे वुड बी एजुकेटेड, they would be able to secure employment opportunities, and if they are earning money, they have their own livelihood, that means they will have decision making power. तो इस वजह से हम प्रीवियस सोसाइटीज का एक एनालिसिस बहुत जरूरी है. और वैसे भी हमें चूंकि हिस्ट्री तो पता हो औरत की कि कैसे ये जेंडर रिलेशन रहे, तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड है वो है न्योलिथिक टू अर्ली ब्रोंज एज. अर्ली, अब ये एजेस इस वजह से ये चूंकि ये एक थेरी है सोशियोलॉजी की कि कोई भी जो सोसाइटी है उसकी अगर आप एवोल्यूशन की बात करें कि एक सोसाइटी में रिलीजन कैसा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक सोसाइटी में रिलीजन कैसा है, एक सोसाइटी का कल्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो ये सारी चीजें एक सोसाइटी की जितनी एवोल्यूशन या ग्रोथ है, इवन रिलीजन, वहाँ की मोरालिटी, वहाँ के सारे लॉज, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, ये डिपेंड करता है टूल्स पे, साइंटिफिक एडवांसमेंट पे. तो पहले जो है वो के थी स्टोन एज थी, फिर उसके बाद पैलियोलिथिक एज आई, फिर न्योलिथिक एज आई. तो न्योलिथिक एज के बाद फिर ब्रोंज दरियाफ्त हुआ, तो मेटल हम दरियाफ्त होगी. तो ये इस तरह पे ये ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेटल, उनके सारे इम्प्लीमेंट्स, उनके यूज की चीजें, फिर उनकी सारी इकोनॉमी और सारी चीजें चेंज हो रही थी. तो हमारे पास न्योलिथिक से अर्ली ब्रोंज एज का डाटा मौजूद है. अब हमें जमीन के नीचे दफन जो राज पता चले हैं उससे तो इतना ही पता चला है कि उसकी हम सैलिएंट कुछ फीचर्स अगर हम बताएं. पहली बात यह है कि वहां पे मैट्रिलिनियल सिस्टम था. मैट्रिलिनियल सिस्टम का मतलब यह है कि अपनी लीनिएज, अपना खानदान जो है, एक होता है मैट्रिआर्कल और पैट्रिआर्कल. मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल सोसाइटी वो होगी जिसमें मर्द या औरत जो है वो लीडर ऑफ द ट्राइब है. मैट्रिलिनियल सिस्टम ये होता है कि जिससे एटलीस्ट लीनिएज जो है वो औरत से हो. जैसे आज हमारी सोसाइटी में मर्द बाप के नाम से जाना जाता है ना, कि ये फलां बंदे की औलाद है, वहां माँ के नाम से, औरत के नाम से ये जाना जाता था. खानदान की जो रिकॉग्निशन थी वो औरत से होती थी. नाउ दिस इज समथिंग एल्स कि एक मैट्रिलिनियल सिस्टम मैट्रिआर्कल भी हो सकता है, कि जहाँ से सिर्फ औरत के नाम से खानदान जाना जा रहा है, वहां ऐसा भी हो सकता है कि औरत के पास डिसीजन मेकिंग पावर भी हो. नॉर्मली ये होता था कि स्पिरिचुअल लीडर औरत को समझा जाता था, खां कबीले की. वो अपनी जो उस टाइम का ओल्ड मैजिक था. अब ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ यही डिटेल में होंगी, यही आप मैट्रिलिनियल सिस्टम में लिखेंगे. वहाँ का जो उनकी जो पुराना रिलीजन था, जो एंशियंट रिलीजन था, वो यही था कि वो अपनी रूहों से बात करने की कोशिश करते थे, एंड मैजिक एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो भी औरतें ही परफॉर्म करती थी. So they were respected whenever there was a case of movement from some place to another place, whenever there was a case of war of one tribe with other tribe, or any other important decision related to a household or a tribe, at least a tribe, so that was considered by the will and by the advice of that elderly woman of that tribe. So this is matrilineal system. फिर फीमेल क्रिएटर इमेजेस थे. फीमेल क्रिएटर इमेजेस का मतलब ये है कि अगर क्रिएटर को आप किसी को क्रिएटर कह रहे हैं, गॉड का दर्जा दे रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट जेंडर इज कमांडिंग ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. कि एक चीज सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी है, एंड दिस एटीट्यूड इज डिस्प्लेड बाय इस्लाम एज वेल. इस्लाम ने भी औरत को, चूंकि इसकी ये जो यूनिक एबिलिटी और यूनिक जो कैपेसिटी है खुदा की तरफ से कि ये क्रिएटर है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करती है. सो दिस व्यू वाज आल्सो देयर इन प्रीवियस सोसाइटीज. उस एज में भी औरत को जो है ना वो इस तरह के हमें जो है वो ढांचे मिले हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिसमें औरतों को क्रिएटर के तौर पे पेश किया गया. सो फीमेल क्रिएटर इमेजेस हैं. इसके अलावा पावरफुल क्वींस, ये माइथोलॉजी में भी हमें ये चीजें मिलती हैं.
माइथोलॉजी में भी हमें ये चीजें मिलती हैं कि जैसे अमेजोन्स का कॉन्सेप्ट है, कि बड़ी पावरफुल वुमेन थी एंड दे हैड सुपरनेचुरल पावर्स। इसी तरह कुछ एक्चुअल क्वींस भी थी। सो वी सी द पिक्चर्स ऑफ पावरफुल क्वींस, whether they are physically shown that they are powerful, or by their demeanor, that they have swords in their hand or some sort of magical stick in their hands, or by their physique, by their structure, they represent a picture of power and glory, ए पिक्चर ऑफ पावर एंड ग्लोरी। जैसे अगर आप देखें, ये मूवीज में देख लें या इन एक्चुअल भी आप देख लें, तो बड़े बड़े बादशाहों में ये ट्रेडिशन थी कि वो अपने बहुत बड़े बड़े ढांचे बनवाते थे। इसी तरह हमें पावरफुल क्वींस के भी ढांचे मिलते हैं। सो ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि इफ विमेन could be the leaders or the rulers in past, and it is evident from their powerful demeanor, from the appearance of that structure। इसका मतलब है फिर women must have been enjoying equal, if not equal, at least powerful positions in the society। There must be, if not a universal trend, if it was not a universal trend, there must be instances where women enjoyed positions of power and prestige। ये बात जरूर है कि वो किसी अच्छी पोजीशन पे जरूर रही होंगी। उसके अलावा सेक्सुअल फ्रीडम, तो चूंकि ये रिलीजन की बात करें या जो स्पेसिफिक कोड्स की बात करें, तो ये फिर बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं कि एक जो विमेन है उसका एक मेल के साथ या एक मेल का एक फीमेल के साथ जो है वो रिलेशन हो सकता है। सो दीज प्रोडक्टिव रिलेशंस, दीज रिप्रोडक्टिव रिलेशंस, ये इनकी कोई लिमिट नहीं थी। ये चीज कॉमन थी। इवन इफ वी टॉक अबाउट प्लेटोनिक सोसाइटी, प्लेटो ने भी तो जो अपनी आइडियल स्टेट है उसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स का कॉन्सेप्ट दिया। सो देयर में बी मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ अ वुमन। सो ये कॉन्सेप्ट हमें वहां पे मिलता है कि देयर वाज स्पेसिफिकली, देयर वर नो restrictions on the sexual relationships of men or women। अब ये बात इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप चाहे मुसलमान हैं, काफिर हैं, जो भी हैं, वॉट एवर योर रिलीजन, एथीस्ट हैं, या आप जो भी आपके अपने पर्सनल आइडियाज हैं, जेंडर स्टडीज को अपने जेंडर स्टडीज का पेपर समझ के अटेम्प्ट करना है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की सोसाइटी में फटा ये है, आज की जो फेमिनिस्ट रिलेशंस हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि शुड सेक्सुअल फ्रीडम बी गिवन टू द वुमेन और नॉट। तो इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है दैट, जो जो आर्ग्यूमेंट है जेंडर का, ये रेडिकल फेमिनिज्म का, कि पोर्नोग्राफी अलाउड है या नहीं, एक औरत को सेक्स वर्कर बनना अलाउ है या नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट उसी चीज के। तो वी आर ट्रेसिंग द रूट्स। और आज की हम अगर हम वेस्ट की बात करें तो उसमें ये चीज है कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि women आर सेक्सुअली फ्री, एंड देयर आर हु बिलीव दैट, majority of the feminists or the commoners believe that, or the common people believe that women should not have sexual freedom। सो ये डिबेट वहां तक जा रही है कि वहां पे एटलीस्ट सेक्सुअल फ्रीडम जरूर थी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। मतलब आप पेपर में इतना नाम भी लिखें तो बिल्कुल चलेगा, बल्कि इतना लिखना मैनेज नहीं कर सकेंगे। वहां पे आपकी सिर्फ जो मेन हेडिंग है ना, कि ब्रॉन्ज, न्योलिथिक टू ब्रॉन्ज एज में क्या था, ग्रीस में क्या था, रोमन एम्पायर में क्या था, एंशियंट इंडिया में क्या था, एंशियंट अरेबिया में क्या था, इस तरह चंद स्पेसिफिक हेडिंग्स दे दें, उनकी डिटेल लिखते हैं तो आपकी यही हेडिंग्स को 6-7 बन जाएंगी। हाँ, अगर आपकी जो मेजर 6-7 हेडिंग्स हैं उनमें आप सब हेडिंग्स को 4-4 भी बनाते जाएं तो फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। सो ये दिस लेंथ, ये आपने देखना है कि किस तरह आपने मैनेज करनी है, कितना आप लिख सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये है कि मुनासिब डिटेल होनी चाहिए, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। बहरहाल मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ।
मैट्रिलिनियल सिस्टम ये था या नहीं था? अब अगली डिबेट ये है, इस पे हमारा एनालिसिस ये है कि ये ब्रोंज एज या न्योलिथिक एज, क्या ये वाकई मैट्रिलिनियल सिस्टम था? नाउ here we would talk about that historic, that instrumental transition of that society from matrilineal to patrilineal। और ये बड़ा पुराना डिबेट है। अगर आप जो है वो हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखें, आप ये पिछले दिनों बीबीसी ने बड़ी लंबी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, यू कैन कोट दैट सोर्स, बीबीसी की कोट कर सकते हैं। फेमिनिस्ट, सॉरी, जो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्योंकि क्योंकि उनके नजदीक, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के नजदीक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कहाँ से इकानमी, कहाँ से जो है ना वो माल पैदा हो रहा है और किन जराए से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जिसका प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हो, दैट मीन्स उसका सोसाइटी पे कंट्रोल है। और यही आर्ग्यूमेंट है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का। और इस चीज पे जो है वो रिसर्च है फ्रेडरिक एंजल्स की, जो कि कार्ल मार्क्स का फ्रेंड था। उसने इस पे बाकायदा बुक लिखी थी, ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी। सो दैट बुक, ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी बाय फ्रेडरिक एंजल्स, उसमें उसका आर्ग्यूमेंट यही है कि वो वक्त जब विमेन को घर में बिठा दिया गया और मर्द शिकार करने लगे, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जब हुई, तो घर में औरतों ने रहना शुरू कर दिया और बजाय शिकार के उन्होंने ये काश्तकारी करना शुरू कर दी। द मोमेंट जब कोई ये किसी खातून ने एक पौधा दरियाफ्त किया था, कोई बीज से कोई पौधा उगा था, तो उन्होंने फिर ये जो काश्तकारी है, ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, ये औरतों ने शुरू कर दी और मर्द फिर बाहर जाने लगे। क्योंकि ऐसी तो ट्रांजिशन नहीं ना हुई कि सिर्फ अब फसलों पे आ जाएं, शिकार तो तब भी चाहिए था। तो जब औरतें घर बैठ गई, जानवर भी पालना शुरू कर दिए उन्होंने, काश्तकारी भी घर में शुरू कर दी, या एटलीस्ट घर के साथ जो उनकी जमीन थी, तो दैट वाज द मोमेंट के ये जब उन्होंने एक जगह पे, एक फिक्स्ड जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। क्योंकि उस वक्त फिर उनकी वो इक्वल पावर एंड प्रेस्टीज नहीं रही जो उन्होंने जो जो उनकी थी जब वो मर्द के साथ शिकार करने जाती थी। सो मर्द को, दैट वाज द मोमेंट जब मर्द को फिजिकली सुपीरियर और पावरफुल समझा जाने लगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन फिर उसको फिजिकल, उसकी पावर की वजह से और इस डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए से फिर उसको वैसे भी साइकोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी फिर कह लें कि उसके पास फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी आ गई। तो ये था कि इवेंचुअली जो गॉड्स थे, गॉडेसेस थी, उनको गॉड्स के साथ फिर इस तरह की हमें इमेजेस ज्यादा मिलने लग गई कि औरतों के जो है वो ढांचों के बजाय मर्दों के ढांचे मिलने शुरू हो गए और इस तरह स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हो गए। अल्टीमेटली पैट्रीलिनियर सिस्टम हमारा जो है वो मैट्रीलिनियर में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट नंबर बी, जो मेजर हेडिंग होगी जेंडर इन ग्रीस, उसमें फिर नीचे सब हेडिंग्स आप लिखेंगे ग्रीस में जेंडर का क्या रिलेशन था। तो एक तो लिटरेरी रेफरेंसेस टू मैट्री आर्कल सोसाइटी, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि इट वाज नॉट जस्ट मैट्रीलिनियल सोसाइटी, इट वाज मैट्री आर्कल सोसाइटी। यानी डिसीजन मेकिंग पावर, पॉलिटिकल पावर भी औरत के पास थी। लिटरेरी रेफरेंसेस क्या मिलते हैं? आप ग्रीक लिटरेचर जो पढ़ें, आप उनकी कोई, जैसे होमर की हिस्ट्री है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन गुजरा है, आप उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ें, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस पढ़ें, तो आपको एंशियंट जो ग्रीस है वहाँ पे मैट्री आर्कल सोसाइटी का की जो है वो मिलती है, एविडेंस मिलते हैं। फिर अमेजॉन वॉरियर्स इन ग्रीक माइथोलॉजी, ये खास तौर पे, ये तो अभी की मूवीज में भी आप अमेजॉन देख सकते हैं। अमेजॉन वॉरियर्स असल में ग्रीक माइथोलॉजी से जो है वो, ये जो फीमेल, इनको यही समझा जाता था कि ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड है और इतनी ज़्यादा फिजिकली मजबूत हैं कि ये एक एक यूं समझ लें कि एक सेपरेट फोर्स है जो किसी भी कंट्री के डिफेंस के लिए बड़ी ज़रूरी है, एंड दे कैन डिफेंड, दे कैन डिफीट वेरी बिग आर्मीज। तो ये बहुत बड़ी बात है।
कि औरत को ना सिर्फ फिजिकली मर्द से मजबूत समझना बल्कि सुपीरियर समझना। सो अमेजोन्स के बारे में यही कंसेप्ट है। और आज के दौर में मजाक में अगर कोई किसी को अमेजोन कह दे तो उसका मतलब यही होता है कि आप बहुत लड़ाका हैं, तो ये क्या अमेजोन मेरे गले पड़ गई। रेवरेंस एज मदर गॉडेसेस। अब ये जो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप थाईलैंड वगैरह की बात करें, फिलीपीन की बात करें, भूटान की बात करें, इसी तरह यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं, तो वहां पे ये जो मेल और फीमेल के ऑर्गन्स हैं उनकी पूजा की जाती है। सो उनके बुत बनाए जाते हैं, या अगर आपको ऐसे स्कल्पचर्स मिलते हैं जो कि नेकेड हैं, तो उनमें वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्रिएटर्स हैं। औरत को क्रिएटर के तौर पे दिखाया जाता है या मर्द को, तो वो उसको बेसिकली ये उनके मजहब का हिस्सा समझा जाता है। उनको पूजते इस वजह से हैं कि ये एक क्रिएशन की इब्तदा है, तो ये उनके रिलीजन का हिस्सा है। तो वहां पे भी हमें बड़ी इज्जत से मदर गॉडेसेस, औरत को एज ए गॉड पेश किया गया है, और उसकी हमें बड़ी इज्जत हमें मिलती है सोसाइटी में। ग्रीक विमेन इन सोशो पोलिटिकल एंड लीगल डोमेन, इन तीनों में, ग्रीस में औरतों पॉलिटिक्स वाज क्लियरली बार्ड फॉर वुमेन। विमेन को बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं समझा जाता था। यहाँ पे हम आके पहला डिस्टिंक्शन देखते हैं। बहुत पुरानी सोसाइटीज में तो वैसे ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी लिमिटेड थी ना, लेकिन यहाँ तक आके ग्रीस में तो हमें बड़े ब्रॉड, हमें बड़ा बड़ा एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम मिलता है, हमें बड़ा डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो वहाँ पे अगर आप बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल ने ऐसे ही कहा था कि जैसे एक स्लेव के अपने मास्टर के सामने कोई राइट्स नहीं है, इसी तरह एक औरत के भी अपने हस्बैंड के सामने कोई राइट्स नहीं है। तो मर्द जो है वो उसका मुकम्मल इख्तियार है। फिर इसी तरह प्लेटो की बात करें, प्लेटो साहब जो है ना वो बड़े रिलेक्टेंट किस्म के फेमिनिस्ट थे। उनमें हमें एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती है, वो यानी यूं कह लें कि उस सोसाइटी के हिसाब से रेवोल्यूशनरी मिलती है। और वो ये है कि प्लेटो साहब ने औरत को रूलर देने का हक, रूलर बनने का हक दिया था। सो दैट सिस्टम, उन्होंने एक बाकायदा एजुकेशन सिस्टम दिया था। आप में से जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनको आइडिया भी होगा, बहरहाल नहीं भी जिनका पॉलिटिकल साइंस, तो उन्होंने एक बाकायदा एजुकेशन सिस्टम सजेस्ट किया था कि अगर इस किस्म का एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी में लॉन्च किया जाए तो सोसाइटी की जितने भी मसले हैं वो ठीक हो जाएं, ये जो वॉर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारे इश्यूज ठीक हो जाएं। और उस एजुकेशन सिस्टम का मकसद सप्लाई करना था अच्छे सिटीजन्स और अच्छे रूलर्स। और उस एजुकेशन सिस्टम में औरत को बराबर का हक था तालीम हासिल करने का और इन दी लॉन्ग रन रूलर बनने का। या जो रूलिंग क्लास है, जिसको आप मिनिस्टर्स कह देते हैं, एमपीज, एमएनए, जो आजकल आज की टर्म्स में बात करें, तो वो जो रूलिंग क्लास है उसमें जाने का औरत को हक दिया गया था। हाँ, ये उन्होंने कहा था कि एन इंफीरियर क्लास ऑफ अनएजुकेटेड वुमेन माइट वर्क अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक उन्होंने ये कहा था कि अनपढ़ खवातीन मसला पैदा कर सकती हैं, और दूसरा उनको उनकी सेक्सुअल नेचर से मसला था। वो कहते थे कि मर्द हजरात इसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये वो रीजन थी जिस वजह से उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का कॉन्सेप्ट दिया कि जो रूलिंग क्लास है उनको इस चक्कर से ही निकालो, ये फैमिली के चक्कर से कोई बीवी किसी की हो ये जरूरी ही नहीं है। तो बस सिलेक्टिव मेटिंग की बात की थी, तो यहाँ पे आके फिर वो औरत का मकाम और मयार काफी गिरा भी गए थे वो। बहरहाल उन सोसाइटीज में ये बात कॉमन थी, क्योंकि वहां पे उनकी जो स्टेट थी ग्रीस की, स्पार्टा, वहां पे ये वैसे ही ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स का। फिर एरिस्टोटल की मैंने आपको पहले ही बात बता दी, उसकी आप कोटेशन आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर स्लेव्स जो हैं वो नेचुरली मेंट हैं रूल्ड टू बी रूल्ड बाय फ्री मैन, अगर स्लेव्स जो हैं वो फितरी तौर पे दे आर मेंट टू बी रूल्ड बाय फ्री मैन, सिमिलरली women आर नेचुरली मेंट टू बी रूल्ड बाय men।
otherwise the natural order of the society would be distorted. ये उन हजरत के नजदीक नेचुरल ऑर्डर था कि औरत का मकसद, औरत जो है वो गुलाम ही हो सकती है मर्द की। फिर एथन में हम अगर देखते हैं तो एथन में प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे औरतों के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आम सी वो नहीं है बात। प्रॉपर्टी इज अ सिंबल ऑफ पावर, इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो औरत को, और आज के मुआशरे में भी आप देख लें कि कितनी ख्वातीन है बेचारी जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ पावर। और एथेंस में, जो कि ग्रीस की असल स्टेट थी, वहां पे नहीं था। फिर स्पार्टा में अगर देखें तो स्पार्टा में सबॉर्डिनेट थी, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर देन एथेंस थी। स्पार्टन्स चूंकि उनका फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, और उनकी औरतें भी ट्रेंड होती थी फिजिकली, और उनकी औरतें भी वॉर में हिस्सा लेती थी। और उनका एजुकेशन के ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो इस वजह से चूंकि औरत बराबर की जो है वो शरीक होती थी, पार्टिसिपेंट होती थी इन वॉर, दैट इज वाई उनकी पोजीशन एथेंस की औरत से बेहतर थी। सो दिस अगेन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि इंसानी मुआशरे में फिजिकल पावर हमेशा पावर का एक सिंबल रहेगी। तो if a woman wants to be strong, if a woman wants to claim respect, wants to command respect, तो उनको ना कमजोर नहीं होना चाहिए। The women should also take care of their health। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि इंसान का मुआशरा हमेशा जिस्मानी ताकत के बेस पे ये परखता रहेगा। किसी के किसी के सबॉर्डिनेट और सुपीरियर होने का मय्यार ये हमेशा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जो भी है, ये एक मय्यार हमेशा रहेगा। दैट इज वाई द कंडीशन ऑफ स्पार्टन वुमेन वाज बेटर देन मैन। रोम की फिर अगर आप बात करें तो ग्रीस के बाद फिर रोमन एम्पायर आती है। तो रोम में हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या मिलते हैं? हमें मिक्स्ड सा रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो यही मिलते हैं कि हमें जो मदर गॉडेसेस हैं और जो इमेजेस हैं हमारी, वो हमें वहां पे भी मिलते हैं। इसी तरह फैमिली मैनेज जो है वो फैमिली बिजनेस जो था वो वॉर में मिलके मैनेज करते थे, वॉर टाइम्स में। तो ये वॉर टाइम्स में वैसे भी औरत की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो all those societies that are frequently warring with other tribes or states, वहां पे आप लोग हमेशा देखेंगे कि औरत की पोजीशन बेहतर होगी, because they are equal participant। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि प्रॉपर्टी इनहेरिट वो कर सकती थी। रोमन लॉ जो है दैट, आजकल अगर हम वेस्ट में देखें तो वेस्ट में जितने भी डोमेस्टिक लॉज हैं, जिसको हम पब्लिक लॉज भी कह देते हैं, स्टेट्स ने रोमन लीगल सिस्टम को अडॉप्ट किया था। इट वाज अ फॉर्मिडेबल लीगल सिस्टम, एक अच्छा जो है वो कानून का निज़ाम था ये। तो उसमें ये दिस वाज समथिंग रेवोल्यूशनरी कि वहां पे उनको राइट टू प्रॉपर्टी था। फिर इकोनॉमिक लाइफ में उनकी जरा बेहतर पार्टिसिपेशन थी। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यहीं से समझ आ रही है दैट इफ वीमेन हैव राइट टू प्रॉपर्टी, तो फिर वो बिजनेस भी करती होंगी, फिर वो उनकी इकोनॉमी में बेटर पार्टिसिपेशन भी होती होगी। हाँ, अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट एक ही है कि एब्सलूट पावर तो मर्द के पास ही थी, जिसको जिसको हम पेटर फेमिलियाज कहते हैं। पेटर फेमिलियाज का मतलब यही है कि मर्द के पास जो लीडर ऑफ द हाउस, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है। मिडल एजेस एंड द प्लाइट ऑफ जेंडर। मिडल एजेस में आके काम खराब हो जाता है। मिडल एजेस में आके इस तरह काम खराब होता है कि जो है वो एनलाइटनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, एजुकेशन या अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए, या ह्यूमन वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए, तो फिर ग्रीस, वो सोसाइटी, रोमन एंड ग्रीक एम्पायर, दे वर स्टिल बेटर देन द यूरोप ऑफ डार्क एजेस। इसमें तो इंसानियत का बहुत ही खसारा हुआ। और डार्क एजेस इतने लंबे अरसे की इग्नोरेंस और इतने लंबे अरसे की जंग और भूख ने ही उनके जहन खोले। और ये वो टाइम था डार्क एजेस का जब इधर से इस्लाम ग्रो कर रहा था।
तो इस दौरान इस्लामिक मुस्लिम जो है इनकी सिविलाइजेशन उरूज पे थी, और वो औरत को जिस मकाम पे ले गए दैट नीड्स टू बी मेंशन। अगर मैंने नोट्स में नहीं मेंशन किया या आपने एज ए स्टूडेंट हम तैयारी में नहीं भी कर रहे थे, तो आप लोगों का मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये जरूर लिखना चाहिए कि इस्लाम ने इस्लामिक एम्पायर में, ये अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है अब हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट में, तो इस चीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बात मैं आपसे कर रहा था कि जेंडर के ऊपर लोकल कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च है या नहीं है। तो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट, वी आर ए मुस्लिम स्टेट, हमारे पुते इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च होनी चाहिए। पर्दा क्या है, ये बाकी सारी चीजें जितने भी हैं इनके ऊपर, हमारी औरत तो हमारा, हम तो इस, वी आर बाउंड बाय लॉज ऑफ कुरान, बाय विल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड प्रॉफिट एंड सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास तो इस्लाम है सब कुछ, तो उसके मुताबिक भी तो रिसर्च होनी चाहिए या नहीं। तो आप लोग ये मेंशन कीजिएगा कि इस्लाम ने क्या इज्जत दी है। बहरहाल डार्क एजेस में सबसे जो हॉरिबल चीज थी वो विच ट्रायल्स थे। और ये मैंने आपको बताया था कि जो शादी नहीं करती थी, जो भी मतलब जेंडर की नॉर्म्स होती थी, कोई ड्रेसिंग कोई जरा सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से हट के कर लेती थी, जो थोड़ी मजबूत होती थी फिजिकली, थोड़ी इंडिपेंडेंट होती थी, उसको चुड़ैल कह के मार दिया, जब पब्लिकली फांसी दे दी जाती थी। तो विच विच हंटिंग ट्रायल्स ये बहुत एक इंसानियत के नाम पे दबा है डार्क एजेस में। उसके बाद रिनाइसेंस आ गई। मिडल एजेस में तो हम यही देखते हैं कि मिसोजनी जो है ना वो उरूज पे थी। उसके बाद मिडल एजेस के बाद रिनाइसेंस आ जाती है। तो रिनाइसेंस में आप देखते हैं कि क्या ये औरत के लिए भी रिनाइसेंस थी। तो रिनाइसेंस में पहली बात तो ये है कि एजुकेशन का राइट एरिस्टोक्रेटिक विमेन के लिए था। वो भी उनके घर में ट्यूटर कोई आता था, उनको आके पढ़ाया जाता था। बाकायदा एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन सिस्टम में तो औरत को जाने की इजाजत ही नहीं थी, ना ही उनके लिए कोई अलग इंस्टीट्यूशंस थे। सो देवर वेरी प्रिविलेज्ड विमेन, जो कोई बहुत कम, जो सोसाइटी की वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज थी हमारे रिनाइसेंस के टाइम में, जिनको एजुकेशन का राइट दिया जाता था, वो भी घर में आके को ट्यूटर पढ़ा जाता था। इसी तरह क्योंकि उन्होंने उनमें ही से बाद में जाकर उन्होंने शहजादियां भी बनना होता था, और उनको हिस्ट्री वगैरह और इस तरह के थोड़े फाइनेंसेस वगैरह ये नॉलेज थोड़ा उनके लिए जरूरी होता था। विमेन एज पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, उस दौरान फिर जो विमेन पढ़ी लिखी होती थी वो इंगेज होती थी आर्ट एंड लिटरेचर में। एंड विल सी कि उस दौर की औरतें वो पहली आवाज थी जो कि औरत के हक के लिए थी, अगरचे दबी दबी थी, बट जो पढ़ी लिखी खवातीन थी वो बड़े खूबसूरत अंदाज में औरतों के मसाइब के बारे में डिस्कस कर जाती थी कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। मिसाल के तौर पे हम अगर बात करें अमेरिका की, तो हम जरा रिनाइसेंस के बाद की बात कर रहे हैं, रिनाइसेंस से तो बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन अमेरिका में जॉन एडम्स प्रेस जो सेकंड प्रेसिडेंट था यूएस का, उसकी खातून एबिगेल एडम ने बहुत लंबा लेटर उसे लिखा था। और उस लेटर में उसने लिखा यही था कि क्या कसूर है औरतों का, तुम लोग ज्यादा मतलब तुम्हारे माइंड ज्यादा कुछ चलते हैं, तुम लोग ज्यादा अच्छे कानून बना सकते हो, ज्यादा अच्छे लीडर बन सकते हो, तो थोड़ा सा खवातीन की तरफ भी देख लो, उनको भी अल्लाह ताला ने इक्वली ब्लेस किया है। सो ये जो पढ़ी लिखी खवातीन थी, दे वर द फर्स्ट वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। तो अरिस्टोक्रेटिक वुमेन को वो दे वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, एंड दिस वाज द टाइम जहाँ जब नॉवेल्स लिखे गए, डिफरेंट डिफरेंट तहरीरें लिखी गई, इनके लिए बुक्स लिखी गई। इम्प्रूव्ड प्रेस्टीज ऑफ साइंटिफिक वुमेन, हाँ ये था कि चूंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर विमेन, साइंटिफिक विमेन हम नहीं कहेंगे, विमेन engaged in arts and engaged in science। तो जो साइंस की नॉलेज फिर रखती थी खवातीन, बाद में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल मेरी क्यूरी की है, तो वो तो नोबेल प्राइज भी उन्होंने जीता, बट दिस इज आफ्टर रिनाइसेंस। तो इसी तरह रिनाइसेंस के चैलेंजेस की बात करें तो प्रोटेस्टेंट वुमेन, मतलब उनको, उनकी भी हेडिंग की जाती थी यह। और उसके अलावा उस दौर की एक बहुत बड़ी आवाज है मार्टिन लूथर किंग। तो वो भी कहता था कि मर्द के बराबर तो ये नहीं है, हालांकि उसको मजहब की रेफर्मेशन की एक अजीम आवाज समझा जाता है, वो भी औरत के वो उस तरह से बराबर उसको नहीं समझता था। हमारी ये पहली मीटिंग का टाइम एंड हुआ।
तो मैं दूसरी मीटिंग का लिंक आपको भेज रहा हूँ। So we were talking about different societies and relations of genders in different societies. तो हम इसमें पहुंचे थे अमेरिका पे। मार्टिन लूथर किंग की आपने बात की कि उसने भी औरत को इक्वल नहीं समझा विद रिस्पेक्ट टू ग्लोरी एंड डिग्निटी। फिर उसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें, कलोनियल अमेरिका, यहाँ से यूरोपियंस गए, उन्होंने अमेरिका में कॉलोनीज जो है वो आबाद कर ली। सो इन दोज कॉलोनीज दो इफेक्ट्स हुए विद रिस्पेक्ट टू विमेन। दो नतीजे निकले। जो वाइट विमेन थी उनकी तो प्रेस्टीज बढ़ी। मैं अपने पहले लेक्चर में कहा था कि अमेरिका जब वो कॉलोनीज बनी तो जाहिर है वहां पे लाइफ बहुत मुश्किल थी, और फैमिली को लेके चलने में औरत का एक बहुत बड़ा रोल है। वो मोटिवेशन भी थी, वो मर्द हजरात के लिए उनकी सपोर्ट भी थी एंड फीडिंग हैंड भी थी जाहिर है उनका। तो उनका जो है ना वो उन हार्श कंडीशंस में उनका बड़ा रोल था, इस वजह से उनकी तो इम्पोर्टेंस बढ़ी। और वहां पे फिर कुछ ऐसी मूवमेंट्स भी थी कॉलोनियल अमेरिका में। कुछ ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप्स भी गए थे जो विमेन को जरा बेहतर इम्पोर्टेंस देते थे। विमेन के जो है ना वो राइट्स के फेवर में थे। वो इवेंजलिस्ट थे, कैल्विनिस्ट थे, तो प्रोटेस्टेंट्स थे, वो जरा विमेन को बेहतर समझते थे। लेकिन जो वहाँ की लोकल विमेन थी, जो रेड इंडियंस थे, जो वहाँ के पहले नेटिव्स थे, उनकी जो हाई सोशल स्टेटस था वो डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वाइट्स ने उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया। वाइट्स ने उनकी विमेन के साथ बुरा सलूक किया। तो ये दो रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट फेज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो अब करंट टाइम्स आ जाते हैं। तो आप हमारी आखिरी हेडिंग फिर मॉडर्न टाइम्स हो जाएगा। तो आप खाली ये मेन हेडिंग्स लिख के इनके नीचे बस पॉइंट्स की फॉर्म में ना 1 2 3 करके बस पॉइंटर्स भी लिखते जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बाकी आपकी डिपेंड करता है क्या स्पीड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर बंदे का पर्पस था। सोसाइटीज ग्रो कर रही थी और वुमेन, इट वाज नेचुरल कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो वुमेन की पार्टिसिपेशन वाज बट अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दैट इज एन अदर सब्जेक्ट कि उनको अच्छी जॉब्स मिलती थी या बुरी मिलती थी, बट दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन दो सोसाइटीज के एट लीस्ट औरत को कोई एम्प्लॉयमेंट तो मिलना शुरू हो गई थी। सो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए ओपन हुई। फिर ट्रेड यूनियंस बनी। उन ट्रेड यूनियंस ने औरतों को पॉलिटिकली भी ट्रेन किया। ये जो यूनियंस थी दे वर नर्सरीज ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग फॉर वुमेन। उन्होंने औरतों को सिखाया कि एजिटेशन क्या होती है। उन्होंने सिखाया कि फोर्सफुली अपने राइट्स कैसे लिए जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि मिल के अपनी डिमांड्स को पॉपुलराइज कैसे करना है सोसाइटी में। पहले तो बेचारी घर से बाहर जाती नहीं थी। फिर उन्होंने कोई इस तरह की जो मीटिंग अटेंड अटेंड की, तो दीज वर नर्सरीज फॉर देयर पॉलिटिकल ट्रेनिंग, जिससे उन्होंने फिर अपने राइट्स मांगना शुरू किए, जिससे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स फिर शुरू हुई। और वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो वर्किंग कंडीशंस उनके लिए बहुत बुरी थी। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 होती है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप कह सकते हैं कि अगेन जाहिर है क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज्ड थी, तो इश्यूज तो उनको ज्यादा हुए। लेकिन ये था कि वॉर टाइम में अगेन औरत की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, तो उस दौरान लेकिन इम्पोर्टेंस की क्या ही बात होगी उस दौरान बेचारी। उस दौरान ये ही लिखना ज्यादा मुनासिब होगा कि उनकी प्लाइट ज्यादा थी विमेन की। फिर मॉडर्न टाइम्स है, तो मॉडर्न टाइम्स में आप कह सकते हैं कि ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्रोविंस टू प्रोविंस एंड फैमिली टू फैमिली इवन वेरी कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि एक waves of feminism are reverberating across the world, and दुनिया के हर हिस्से में औरत जाग चुकी है। औरत के राइट्स पे बात हो रही है, डिफेंड भी हो रहे हैं। और आज तक ऐसे इश्यूज जो बहुत पुरानी सोसाइटीज में बेचारी औरत फेस करती थी, वो आज की सोसाइटीज में हमें उसकी इंस्टांसेस जरूर मिलती हैं। तो एक मिक्स्ड सा है।
बट ओवरऑल कंडीशंस औरतों की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशन, लीगल राइट्स इन मैरिज एंड डाइवोर्स, प्रोफेशन, पॉलिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, एंड एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स देम। इवन जो रिलीजन्स हैं उनको भी, रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो जेंडर स्टडीज, हिस्ट्री ऑफ जेंडर्ड रिलेशंस भी खत्म हुआ। इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जेंडर स्टडीज का एज ए डिसिप्लिन पाकिस्तान में क्या स्टेटस है। और ये वो क्वेश्चन है जो जनरली पेपर में आता होता है। बैकग्राउंड बताना ये चीज़ों का इस वजह से ज़रूरी था कि अब आपके पास, जैसे मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन में आई टॉक्ड अबाउट प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल चैलेंजेस। अब वो प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल चैलेंजेस आप यहाँ यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी तो जेंडर स्टडीज को वही प्रैक्टिकल चैलेंजेस है ना इस टाइम पे, और थ्योरेटिकल चैलेंजेस, तो यू कैन डिस्कस दोज चैलेंजेस। लेकिन हम पाकिस्तान में ये देखेंगे कि जेंडर स्टडीज कहाँ शुरू हुई, किन यूनिवर्सिटीज में है, क्या इसको अभी ये किस तरह ग्रो कर रही है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है। ये 2-3 दफा है पेपर में, स्टेटस क्या है जेंडर स्टडीज का। तो ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जेंडर स्टडीज कंपैरेटिवली कोई इतना लंबा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन हम इसको स्लो स्लो करके समझ के डिटेल से पढ़ रहे हैं तो मे भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाए। अदरवाइज अदर देन दिस चंद एक और सब्जेक्ट्स हैं और वो टॉपिक्स हैं